दोस्तों आज डिस्कस करने वाले हैं वाई सेफ डिलीवरी इज स्टिल ए चैलेंज इन रूरल इंडिया। क्यों दोस्तों सेफ डिलीवरी आज भी ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। क्या वहाँ पे नर्सेज हैं, जो वहाँ पे सीएचसी होता है, पीएचसी होता है, वहाँ पे जो हॉस्पिटल होता है, क्या वहाँ पे प्रॉपर सुविधा है? दोस्तों क्या क्या चैलेंजेस है, कैसे हम इन चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे, इन सारी बातों को जानने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है न्यूफ वर्ल्ड में। दोस्तों कल्पना कीजिए, रात का समय है, एक प्रेग्नेंट वुमेन को लेबर पेन शुरू होता है। परिवार उसे नज़दीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर बोलो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर लेकर जाता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, लिमिटेड स्टाफ है। डिलीवरी हो जाती है लेकिन अचानक ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उस पीएचसी में इमरजेंसी मैनेज करने की फैसिलिटी है? डज दी पीएचसी हैव फैसिलिटी टू मैनेज इमरजेंसी? दोस्तों यहाँ पे एक इमरजेंसी सिचुएशन है, ब्लीडिंग हो गई है, तो वहाँ पे वैसा इक्विपमेंट है, स्टाफ है, इज ट्रेंड स्टाफ अवेलेबल देयर? और दोस्तों क्या वहाँ पे ब्लड है? अगर हेवी ब्लीडिंग है तो उस पीएचसी सीएचसी में ब्लड की भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्या एम्बुलेंस टाइम पर आएगी? और क्या पेशेंट को सही हॉस्पिटल तक सही समय पर पहुंचाया जा सकेगा? पर दोस्तों यही सवाल आज रूरल इंडिया की मैटरनल हेल्थ सिस्टम के सामने खड़ा है। दोस्तों आज हम समझेंगे कि इंडिया में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ने के बाद भी सेफ डिलीवरी हर जगह गारंटी क्यों नहीं है। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यही है, व्हाट डज सेफ डिलीवरी रियली मीन? दोस्तों आज इंडिया में चाइल्ड बर्थ पहले से ज़्यादा सेफ हुआ है। गवर्नमेंट स्कीम, आशा वर्कर, एएनएम, पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ने बहुत बड़ा रोल किया है। दोस्तों यहाँ पे सच में जो हमारी आशा वर्कर है वो विलेज में होती हैं, 1000 पॉपुलेशन पे। एएनएम होती है जो हमारी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो होता है, जिसको हम लोग आज बोलते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, तो वहाँ पे एएनएम होती है। उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल निभाया है अपना। और रिसेंट टाइम में सीएचओ भी आ गए हैं, जिनको बोलते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। उन्होंने भी बहुत अच्छा योगदान दिया है। और सीएचसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया है। लेकिन दोस्तों फिर भी ग्राउंड रियलिटी में कई जगह प्रॉब्लम बची हुई है। कई प्रेग्नेंट वोमेन हॉस्पिटल तक तो पहुँच जाती है, लेकिन सही लेवल की फैसिलिटी तक नहीं पहुँच पाती। डिलीवरी हो जाती है लेकिन इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन होने पर सिस्टम फेल हो जाता है। और यह बात समझनी जरूरी है, सेफ डिलीवरी का मतलब सिर्फ हॉस्पिटल में डिलीवरी होना नहीं है। सेफ डिलीवरी का मतलब होता है दोस्तों उस हॉस्पिटल में ट्रेंड स्टाफ हो, इमरजेंसी केयर हो, और दोस्तों वहाँ पे ब्लड की एक्सेस हो। अगर पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाए, ब्लीडिंग होने लगे, तो दोस्तों वहाँ पे ब्लड का होना बहुत ज़रूरी है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। और दोस्तों वहाँ पे रेफरल सिस्टम हो। सीएचसीज और पीएचसीज में हायर फैसिलिटीज नहीं होता है, तो दोस्तों वहाँ पे रेफरल सिस्टम के रूप में हमारी एम्बुलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों पोस्टमार्टम सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों डिलीवरी के बाद जो टाइम होता है उसको बोलते हैं पोस्टमार्टम। दोस्तों वहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग का चांस होता है। दोस्तों हाल ही में तेलंगाना के भद्राद्री कोठमगुडम डिस्ट्रिक्ट से एक दुखद केस सामने आया है। रिपोर्ट के अनुसार एक प्रेग्नेंट वुमेन और उसके न्यूबॉर्न की डेथ के बाद पीएचसी की फंक्शनिंग, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी, रेफरल प्रोटोकॉल और पेशेंट सेफ्टी पर सवाल उठे। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक डिलीवरी पीएचसी में डॉक्टर के एब्सेंस में हुई। बाद में पोस्टमार्टम हेमरेज यानी डिलीवरी के बाद हेवी ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन सामने आई और गवर्नमेंट ने मेडिकल ऑफिसर को सस्पेंड किया तथा इंक्वायरी शुरू की गई। अब यहाँ एक बात क्लियर कर लीजिए दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार एक प्रेग्नेंट वुमेन और उसके न्यूबॉर्न की डेथ हो गई। सोचिए दोस्तों ये कितना बड़ा बात है, उस फैमिली पर क्या बीतता होगा। एक तो उस माता की मृत्यु हो गई और उसके बच्चे की भी डेथ हो गई। डेथ के बाद पीएचसी की फंक्शनिंग, डॉक्टर की अवेलेबिलिटी एंड रेफरल प्रोटोकॉल और पेशेंट सेफ्टी पर सवाल उठे। दोस्तों सबसे बड़ा बात यही है, जो दोस्तों डिलीवरी हुआ था वो डॉक्टर के एब्सेंट में हुआ था। अब इतनी बड़ी नाकामी कैसे हो सकती है दोस्तों? बिना डॉक्टर्स के एब्सेंट में वहाँ की जो एएनएम होती है और वहाँ की जो दाई होती है वही डिलीवरी कर रही हैं। और दोस्तों ये घटना केवल तेलंगाना की नहीं है, ये बिहार में भी बड़े पैमाने पे हो रही है, ये उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पे हो रही है, ये इंडिया के लगभग लगभग हर स्टेट की बात है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों हमारी सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, डॉक्टर की कमी है। पीएचसी में बहुत सारे अभी जो इक्विपमेंट हैं,
फैसिलिटी से उनकी कमी है। इस घटना के बाद दोस्तों वहाँ की MOIC जो होते हैं, मेडिकल ऑफिसर, उनको सस्पेंड किया गया और अभी इंक्वायरी शुरू की गई है दोस्तों। दोस्तों ये इस वीडियो का पर्पस किसी इंडिविजुअल को ब्लेम करना नहीं है। हमारा सवाल बड़ा है, अगर एक वोमेन डिलीवरी के लिए हेल्थ सेंटर पहुंचती है तो क्या सिस्टम उसे बचाने के लिए रेडी है? यही इशू आज रूरल हेल्थ केयर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहले दोस्तों बेसिक समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग मैटरनल डेथ। दोस्तों मैटरनल डेथ का मतलब प्रेगनेंसी, डिलीवरी या डिलीवरी के बाद कुछ समय के अंदर प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉज से मदर की डेथ। दोस्तों प्रेगनेंसी एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन प्रेगनेंसी रिस्क फ्री नहीं होती। कई कॉम्प्लिकेशन अचानक आ सकती है, जैसे में हेवी ब्लीडिंग, उस महिला को हेवी ब्लीडिंग हो सकती है। पोस्टपार्टम हेमरेज इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल डेथ, और ये दुनिया भर में दोस्तों लीडिंग कॉज है। अगर पोस्टपार्टम के बाद हेमरेज हो रहा है तो डेथ होने की चांस बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। सेकेंड पे हमारा इक्लैम्सिया, इसमें होता है हाई ब्लड प्रेशर। पेशेंट को हाई ब्लड प्रेशर के साथ सीजर आता है, और हाई ब्लड प्रेशर मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है, लेकिन इक्लैम्सिया के केस में 140 से ऊपर चला जाता है ब्लड प्रेशर, और उसके साथ सीजर आता है, तो ये बहुत ही डेडली कंडीशन हो जाता है दोस्तों। और जो थर्ड है दोस्तों, इन्फेक्शन एंड सेप्सिस। जाहिर सा बात है, अगर मदर डिलीवरी कर रही है बच्चे का, तो उस दौरान हमारा सेप्सिस और इन्फेक्शन होने का भी चांस है। अगर उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाए, हॉस्पिटल में एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन नहीं किया जाए, हैंड वॉशिंग नहीं किया जाए, जितने भी प्रोटोकॉल हो उसको फॉलो नहीं किया जाए, तो पोस्टपार्टम के बाद मदर की डेथ हो सकती है। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ये भी दोस्तों एक बहुत बड़ा कारण है। एनीमिया है, सीवियर एनीमिया वीकेंस द मदर एंड इंक्रीज रिस्क ड्यूरिंग डिलीवरी। अगर किसी को एनीमिया है, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होना चाहिए 11 लगभग होना चाहिए mg/dl, पर दोस्तों अगर 11 से कम है तो उसको एनीमिक माना जाएगा, और 7 से कम है दोस्तों ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। तो इसमें कई कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंटेबल है दोस्तों, अगर सही समय पर केयर मिल जाए। WHO कहता है कि दुनिया में ज़्यादातर मैटरनल डेथ प्रिवेंटेबल है, यानी प्रॉब्लम सिर्फ डिजीज की नहीं है, प्रॉब्लम टाइमली केयर, ट्रेंड स्टाफ और सिस्टम रेडीनेस की है दोस्तों इंडिया ने मैटरनल हेल्थ में बहुत प्रोग्रेस किया है। पहले बहुत सारे डिलीवरीज घर पे होती थी, ट्रेंड स्टाफ नहीं होता था, इमरजेंसी आने पर वोमेन को बचाना मुश्किल होता था। लेकिन दोस्तों जननी सुरक्षा योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, आशा वर्कर और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी प्रमोशन के बाद बहुत बदलाव आया है। आज ज़्यादा वोमेन हॉस्पिटल या हेल्थ फैसिलिटी में डिलीवरी करवा रही हैं। इंडिया का दोस्तों मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी पिछले डिकेड्स में काफ़ी कम हुआ है। यह पब्लिक हेल्थ सक्सेस स्टोरी है और इसके लिए हमें क्लैपिंग करना चाहिए। लेकिन दोस्तों कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ गई है, लेकिन हर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सेफ डिलीवरी के लिए इक्वली रेडी नहीं है। यहीं पर असली गैप शुरू होता है। दोस्तों आखिर क्या वजह है? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ गई है, लेकिन क्या इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सेफ है? दोस्तों ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अगर दोस्तों इमेजिन करते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी सेफ होने लगे तो कितना बड़ा क्रांति आएगा रूरल हेल्थ में, और दोस्तों इससे माता और बच्चे की जान बचेगी और एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, और ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सुखद अनुभव होगा। और यही एक रीज़न है कि इंडिया की मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इतना डाउन है सुधार होने के बावजूद, क्योंकि दोस्तों इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी इक्वली सेफ नहीं है सारे जगह। दोस्तों सबसे पहले ये बात समझना होगा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और सेफ डिलीवरी सेम चीज़ नहीं है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है डिलीवरी किसी हेल्थ फैसिलिटी में हुई, लेकिन सेफ डिलीवरी के लिए चाहिए 24/7 स्टाफ, ट्रेंड नर्सेस, मिडवाइफ, डॉक्टर्स। दोस्तों इसके बिना हम कैसे सेफ डिलीवरी करा सकते हैं? दोस्तों इमरजेंसी ऑब्स्ट्रक्टिव केयर चाहिए, न्यूबॉर्न रिससिटेशन, अगर न्यूबॉर्न को सांस लेने में दिक्कत होता है वहाँ पे हमें CPR के लिए ट्रेंड स्टाफ होने चाहिए, वहाँ पे एम्बू बेड, बहुत सारे इक्विपमेंट होना चाहिए। दोस्तों ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एक्सेस होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर, सर्जरियन सेक्शन, रेफरल, ये सब वहाँ होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों स्ट्रॉन्ग रेफरल नेटवर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पूरे ट्रैफिक जाम है, हमारा जो रेफरल सिस्टम है बहुत ही स्लो है, एम्बुलेंस की हालत ख़राब है। दोस्तों ये कोई चौंकने वाला बात नहीं है।
आज इंडिया में जितने भी रेफरल सिस्टम में एम्बुलेंस है, उसकी हालत बेहद दयनीय है। उसमें मॉनिटर होते हैं, उसमें शॉक वाले मशीन होते हैं, उसमें बहुत सारी फैसिलिटी होती है, लेकिन दोस्तों क्या वो प्रॉपर काम कर रहा है? यही सारी चीज़ें हमें हेल्थ सिस्टम को कमज़ोर बनाती है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होने के बावजूद सेफ डिलीवरी नहीं हो पाता, इन सारी चीज़ों के वजह से। दोस्तों अगर पीएचसी में डिलीवरी हुई लेकिन कॉम्प्लिकेशन मैनेज करने के लिए कैपेसिटी नहीं है, तो पेशेंट को हायर सेंटर भेजना पड़ता है। अब रेफरल में डिले हुआ, एम्बुलेंस लेट हुई, फैमिली को समझ नहीं आया, रास्ता लंबा था या हायर सेंटर ओवर क्राउडेड था, तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। मैटरनल डेथ में अक्सर 3 डिलेज की बात होती है। पहला डिलेज फैमिली डिसीजन लेने में डिले। दोस्तों फैमिली डिसीजन ले ही नहीं पाता है कि क्या हमें यहाँ से रेफर होकर कहीं बाहर जाना है या यहीं रहना है। दूसरा डिले हॉस्पिटल पहुंचने में डिले। दोस्तों अगर डिसीजन ले भी लिया फैमिली, तो क्या ट्रैफिक सही है, क्या ड्राइवर सही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसके कारण हॉस्पिटल पहुंचने में डिले हो जाता है। और तीसरा डिले दोस्तों हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ट्रीटमेंट में डिले। क्या वहाँ डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर बाबू तो घर में सोए रहते हैं, नर्सिंग स्टाफ कहीं और गया है। नर्सिंग स्टाफ के जगह पे वहाँ पे जो कर्मचारी है 4th ग्रेड, चपरासी है या प्यून है, दाई है, वो देखती है। तो दोस्तों कैसे होगा? अगर हॉस्पिटल में पेशेंट पहुंच भी जाता है तो भी दोस्तों वहाँ पे बहुत सारी अड़चने आती हैं, दिक्कत आती है। दोस्तों हम बार बार पीएचसी और सीएचसी का क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि दोस्तों रूरल हेल्थ सिस्टम को मैनेज करने के लिए हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी कि पीएचसी एंड कम्युनिटी हेल्थ सेंटर यानी कि सीएचसी, यही दो रिस्पॉन्सिबल है दोस्तों। अगर बात करें थ्योरेटिकल, तो थ्योरी में सिस्टम कैसा होना चाहिए? ये जो आशा वर्कर है दोस्तों, ये एक विलेज लेवल पे काम करती है। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन गांव में होते हैं, सबसे पहले आशा को पता चलेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसी गांव में हर एक इंसान को जानती है, हर एक फैमिली को जानती है, तो वो जाकर अप्रोच करेगी और उसे रजिस्टर कराएगी। एएनएम का क्या काम है? एएनएम क्या करती है? रेगुलर चेकअप करती है, उसका वाइटल मॉनिटरिंग करती है, प्रॉपर उसका चेकअप करती है, वेट, हाइट, फंडल हाइट, बीपी, शुगर, सारा कुछ जांच होता है दोस्तों। और दोस्तों पीएचसी क्या करेगा? हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो बेसिक केयर देता है। अगर एएनएम चेक करने के दौरान हाई रिस्क अगर गर्भवती महिला को पाती है, जैसे कि पिछला जो उसका जो बच्चा था उसका गर्भपात हो गया था, पिछला जो बच्चा है वो सिजेरियन सेक्शन के हुआ था, मदर है वो डायबिटिक है, या दोस्तों उसका बीपी ज़्यादा है, एक्लैम्सिया का चांस है, तो ऐसे जो होती हैं गर्भवती माँ, उनको रेफर किया जाता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी कि हेल्थ एंड वेलनेस जो होता है वहाँ से पीएचसी। और वहाँ पे हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी होती है उसका सेफ डिलीवरी करने के लिए हम लोग प्लानिंग करते हैं दोस्तों। ये तो बात होगा थ्योरेटिकल, लेकिन दोस्तों ग्राउंड रियलिटी क्या है? डॉक्टर शॉर्टेज, नर्स शॉर्टेज, एएनएम वर्कलोड। और एएनएम वर्कलोड ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों जो एएनएम होती है वो दोस्तों मल्टीपल प्रोग्राम में काम करती है। जननी सुरक्षा योजना, पल्स पोलियो अभियान, फलेरिया का अभियान चल दिया, कभी कभी हमारा डेंगू इरेडिकेशन प्रोग्राम हो गया, कभी आयोडीन डिफिशियंसी इरेडिकेशन प्रोग्राम हो गया। जितने भी प्रोग्राम हैं उन सारे प्रोग्राम में एएनएम को डाल दिया जाता है। और सबसे बेसिक काम जो एएनएम का होता है टीकाकरण। दोस्तों टीकाकरण उन्हीं को करना है, टीकाकरण यानी इम्यूनाइजेशन। तो दोस्तों एएनएम पे वर्कलोड ज़्यादा होता है, इक्विपमेंट शॉर्टेज, ब्लड स्टोरेज की कमी। अब पीएचसी लेवल पे कितने ब्लड स्टोरेज होते हैं ये तो आपको पता होगा दोस्तों। अगर नहीं पता है तो किसी भी पीएचसी में जाकर आप देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद ही कहीं ऐसा होगा जहाँ पे ब्लड स्टोरेज होगा। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी और डॉक्यूमेंटेशन तो है, लेकिन रियल टाइम एक्शन बहुत कमज़ोर है दोस्तों। इसलिए प्रेगनेंसी में सिर्फ रजिस्ट्रेशन काफ़ी नहीं है। अगर आशा ने रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो इससे कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। रिस्क पहचान और सही फैसिलिटी तक टाइमली पहुंचना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है दोस्तों, उसको शॉर्ट में पीपीएच भी बोलते हैं। यह मैटरनल डेथ का एक मेजर कॉज माना जाता है और डेंजरस इसलिए है क्योंकि इसमें मिनट्स मैटर करते हैं। पेशेंट बाहर से ठीक दिखती है लेकिन अंदर ब्लड लॉस बहुत तेज़ी से हो सकता है। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो दोस्त तो उस पेशेंट को शॉक हो सकता है। क्योंकि शॉक इसलिए होगा, अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो बीपी लो होगा, और बीपी लो होगा तो
ब्रेन में ब्लड नहीं जाएगा, जिसके कारण पेशेंट शॉक में जा सकता है, ऑर्गन फेल्योर हो सकता है और दोस्तों फाइनली डेथ हो सकती है। तो दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पीपीएच को मैनेज कैसे करेंगे। सबसे पहला बात, ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए। दोस्तों ये बार बार ट्रेंड स्टाफ इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यही सबसे बड़ा बात है, ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए दोस्तों यूटेरोटोनिक जो मेडिसिन होता है वो अवेलेबल होना चाहिए। ये यूट्रस में बहुत ज़्यादा टोनिसिटी पैदा करता है, इसके वजह से ब्लीडिंग कम होता है। आवी फ्लूइड मॉनिटरिंग इक्विपमेंट होना चाहिए दोस्तों, और दोस्तों ज़रूरत पड़ने पर सर्जिकल इंटरवेंशन भी वहाँ पे मौजूद होना चाहिए। अब सोचिए अगर रूरल पीएचसी में डिलीवरी हुई और अचानक पीपीएच शुरू हो गया, डॉक्टर नहीं है, रेफरल डिलेड है, तो दोस्तों कंडीशन बहुत जल्दी क्रिटिकल हो सकता है। यही कारण है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी और इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस रूरल मैटरनल हेल्थ की बैकबोन है। अगर हम इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर नहीं हैं, हाई रिस्क को पहचान नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों हमारा जो सपना है कि रूरल हेल्थ सुधार हो जाए, मैटरनल डिलीवरी में जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जो डेथ होते हैं वो कम हो, तो नहीं होगा दोस्त। हमें जो दो बैकबोन है, हाई रिस्क मदर को पहचान करना और इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना, अगर ये दो चीज पीएचसी और सीएचसी में सुधार हो जाए, अच्छे से करने लगे वहाँ के डॉक्टर्स स्टाफ, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकता है और दोस्तों इंडिया में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं उसमें फ्रंट लाइन हीरोज कौन है, किसके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है, वो है दोस्तों नर्सेस, एएनएम और आशा वर्कर। दोस्तों रूरल इंडिया में आशा, एएनएम, स्टाफ नर्स मैटरनल हेल्थ की फ्रंट लाइन हीरोज है दोस्त। आशा घर घर जाकर प्रेग्नेंट वोमन को कनेक्ट करती है। ये जो आशा है दोस्तों आप देख रहे हैं, ये घर घर जाकर जो भी गर्भवती महिला है उससे मिलती है, सबसे पहले वही रिपोर्टिंग करती है दोस्तों। एएनएम जो होती है, ये जो एएनएम है दोस्तों, ये एंटीनेटल चेकअप करती है, इम्यूनाइजेशन, काउंसलिंग और बेसिक मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विस देती है। और दोस्तों जो स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स लेबर रूम में डिलीवरी केयर करती है। ये जो है हमारा प्रोवाइड डिलीवरी, न्यू बॉर्न केयर एंड इमरजेंसी सपोर्ट इन लेबर रूम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत जगह इन हेल्थ वर्कर पर ओवरलोड बहुत ज़्यादा होता है। और ओवरलोड क्यों नहीं ज़्यादा होगा दोस्तों, जितने रिक्वायरमेंट है उतने नंबर में हमारे वर्कर्स नहीं है। हॉस्पिटल में ह्यूमन पावर की बहुत कमी है। एक आशा को मल्टीपल प्रोग्राम्स देखने पड़ते हैं, एक एएनएम को इम्यूनाइजेशन, प्रेगनेंसी केयर, फैमिली प्लानिंग, रिकॉर्ड्स, फील्ड विजिट सब देखना पड़ता है। एक नर्स को लेबर रूम, वार्ड, इमरजेंसी और डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ संभालना पड़ता है। अब यहाँ सवाल उठता है, अगर फ्रंट लाइन वर्कर ओवरलोडेड है तो क्वालिटी केयर कैसे मेंटेन होगी दोस्त। इसलिए रूरल मैटरनल हेल्थ में सिर्फ बिल्डिंग्स बनाना काफ़ी नहीं है, ट्रेंड ह्यूमन सोर्स और रेगुलर स्किल ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब दोस्तों इतना सारा बात कर लिए हैं, तो इंडिया में जो मैटरनल हेल्थ स्कीम है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इंडिया में मैटरनल हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए कई स्कीम है दोस्तों। जैसे में हमारा ये है जननी सुरक्षा योजना। दोस्तों इसमें क्या होता है, जननी सुरक्षा योजना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करती है, और जो हमारा आशा वर्कर है जो उस फैमिली के जो महिला है उसको गांव से लाती है पीएचसी सीएचसी, उसको इंसेंटिव के रूप में कुछ रुपए दिए जाते हैं। सेकेंड है दोस्तों जननी शिशु सुरक्षा कल्याण, मदर और न्यू बॉर्न के लिए फ्री डिलीवरी, फ्री ड्रग्स, डायग्नोस्टिक, डाइट। दोस्तों यहाँ पे डाइट की भी व्यवस्था है हॉस्पिटल में। ब्लड और ट्रांसपोर्ट जैसी सपोर्टिव सर्विस प्रोवाइड करने के एम रखता है। दोस्तों पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। इसमें दोस्तों क्या होता है कि एक फिक्स डे होता है मंथ का, जो भी गाँव की गर्भवती महिला है उनको सब सेंटर या फिर पीएच या फिर सीएच ले जाकर वहाँ पर उनका एंटीनेटल केयर किया जाता है। हाई रिस्क जो प्रेगनेंसी जो होता है उसके स्क्रीनिंग किया जाता है स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा। अब तो हर स्टेट में सीएचओ आ गए हैं, तो सीएचओ के वजह से काफ़ी ज़्यादा जो स्कीम है बहुत अच्छे से रेगुलेट हो रहा है और लोगों पे पकड़ बन रहा है। लक्ष्य प्रोग्राम लेबर रूम और मैटरनिटी ओटी की क्वालिटी इंप्रूव करने की कोशिश करता है। ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इशू इम्प्लीमेंटेशन का है दोस्त। जितने भी स्कीम है, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, पीएम सुरक्षित मातृत्व अभियान, लक्ष्य प्रोग्राम, दोस्तों ये सारे जो स्कीम है बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या इनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे हो रहा है?
किसी स्कीम की सक्सेस तभी होती है जब ग्राउंड लेवल पे स्टाफ प्रेजेंट हो, फैसिलिटी फंक्शनल हो, एम्बुलेंस अवेलेबल हो, मेडिसिन स्टॉक हो, रेफरल क्लियर हो और अकाउंटेबिलिटी हो। दोस्त, ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ, अगर कोई मदर को कॉम्प्लिकेशन हुआ, कोई सुविधा नहीं मिला, सपोज दोस्तों कोई एक लेडी है, वो पीएचसी में जाती है, सीएचसी में जाती है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत, और दोस्तों उसको वहाँ पे डाइट नहीं दिया जा रहा है, वो दोस्तों पेशेंट कैसे रहेगी वहाँ पे? अगर वो पेशेंट वहाँ पे भर्ती है वार्ड में तो उसको खाना तो चाहिए। अब खाने के लिए उसे दोबारा घर वापस जाना पड़ेगा। अगर खाना नहीं मिल रहा तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर अकाउंटेबिलिटी ना हो तो क्या ये स्कीम सक्सेसफुल होगा? पॉलिसी पेपर में सब अच्छा दिखता है लेकिन पेशेंट की जान डिलीवरी रूम में बचती है दोस्तों, फाइल्स में नहीं बचती है। किसी स्कीम की सक्सेस तभी होती है जब ग्राउंड पर स्टाफ प्रेजेंट हो, फैसिलिटी फंक्शनल हो, एम्बुलेंस अवेलेबल हो, मेडिसिन स्टॉक हो, रेफरल क्लियर हो और अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो। दोस्तों इतनी सारी बातें की है, आखिर सॉल्यूशन क्या है? आखिर रिक्वायर्ड एक्शन क्या होगा? पहला जो सॉल्यूशन है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। दोस्तों हमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी की पहचान करना अति आवश्यक है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कौन आते हैं? एनीमिया, हाई बीपी, प्रीवियस सी सेक्शन, मल्टीपल प्रेगनेंसी, ब्लीडिंग, डायबिटीज। इन केसेज को पहले से आइडेंटिफाई करना होगा। दोस्तों अब तो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो होता है वहाँ पे सीएचओ के द्वारा HRP यानी हाई रिस्क प्रेगनेंसी की एक अलग से रजिस्टर रखा जा रहा है और ग्राउंड लेवल पे इस पे काम होना शुरू हो गया है दोस्तों। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा सोल्यूशन है डिलीवरी प्लेस का सही प्लानिंग। दोस्तों इसमें क्या होता है, हर प्रेगनेंसी पीएचसी डिलीवरी के लिए सूटेबल नहीं होती। हाई रिस्क प्रेगनेंसी को पहले सीएचसी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल प्लान करना चाहिए। तीसरा जो सोल्यूशन है दोस्तों, 24/7 स्किल स्टाफ होना चाहिए। लेबर रूम में ट्रेंड नर्स, मिडवाइफ और डॉक्टर की उपस्थिति अनिवार्य होना चाहिए दोस्तों। जो चौथा सोल्यूशन है, इमरजेंसी रेफरल सिस्टम। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एम्बुलेंस सिर्फ व्हीकल नहीं है, रेफरल का मतलब है रिसीविंग हॉस्पिटल को पहले से इंफॉर्मेशन, जहां हम जा रहे हैं, जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जा रहे हैं उस हॉस्पिटल में पहले हमें बताना होगा, सीएस को बताना होगा या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो भी इंचार्ज है उसको बताना होगा। पेशेंट के साथ ट्रेंड अटेंडेंट, रेफरल नोट्स और टाइमली ट्रांसफर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। देन पांचवा है दोस्तों, ब्लड एंड इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर। ब्लड होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इन केस लाइक पीपीएच, एक्सेस टू ब्लड इज लाइफ सेविंग। दोस्तों उस हॉस्पिटल में ब्लड का संग्रह होना जरूरी है। छठा सोल्यूशन है दोस्तों, मैटरनल डेथ रिव्यू। हर मैटरनल डेथ के बाद ब्लेम गेम नहीं कि इसके वजह से हुआ, इस वजह से हुआ, ऐसा था वैसा था, ये नहीं चलेगा दोस्तों। सिस्टम लर्निंग होनी चाहिए। कहाँ डिले हुआ, पीएचसी में हुआ, एम्बुलेंस में हुआ, रेफरल में हुआ, फैमिली डिसीजन में हुआ, हायर सेंटर में हुआ, इन सारी बातों को हमें पता होना चाहिए दोस्तों। और पता ही नहीं होना चाहिए, सुधार भी होना चाहिए दोस्तों इसमें। सातवां सोल्यूशन है दोस्तों, नर्सेज और मिडवाइफ को एम्पावर करना। इंडिया को स्किल्ड मिडवाइफ मॉडल, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग और बेटर वर्किंग कंडीशन पर ध्यान देना होगा। आठवां सोल्यूशन है कम्युनिटी अवेयरनेस। फैमिली को पता होना चाहिए कि डेंजर साइन क्या है। सीवियर हेडेक, ब्लड विजन, स्वेलिंग, ब्लीडिंग, फीवर, रिड्यूस्ड फीटल मोमेंट, लेबर का लंबा होना, डिलीवरी के बाद एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कम्युनिटी अवेयरनेस करना है। लोगों को भी पता होना चाहिए कि ये हाई रिस्क सिम्टम है और इन सारी सिम्टम को अगर हम देखें, हमें हॉस्पिटल जाना है, अगर हॉस्पिटल से नहीं होता है तो हॉस्पिटल वाले वहाँ से रेफर करके हायर फैसिलिटी तक पहुँचाएंगे। तो दोस्तों आज का सवाल था, रूरल इंडिया में सेफ डिलीवरी क्यों चैलेंज है? दोस्तों आंसर सिंपल है, इंडिया ने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़ाने में बहुत बड़ी सफलता पाई है, लेकिन अब नेक्स्ट चैलेंज है हर डिलीवरी को ट्रूली सेफ बनाना। मदर हॉस्पिटल पहुंच की ये पहला स्टेप है, लेकिन सही फैसिलिटी, राइट स्टाफ, सही टाइमिंग और सही इमरजेंसी केयर, ये सब मिलकर सेफ डिलीवरी बनाते हैं दोस्तों एक प्रेग्नेंट वोमेन सिर्फ पेशेंट नहीं होती, वह एक फैमिली, एक न्यू बॉर्न और एक फ्यूचर जनरेशन को लेकर चल रही होती। दोस्तों अगर रूरल इंडिया की मदर सेफ नहीं है तो डेवलपमेंट इनकम्प्लीट है। कि हम डिलीवरी रूम दे दिए तो उसमें सेफ डिलीवरी हो जाएगा, दोस्तों ये कतई इसका मतलब नहीं है। सेफ डिलीवरी का मतलब है प्रिपेयर्ड सिस्टम, एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए दोस्तों, ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए और टाइमली केयर। दोस्तों मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूफू वर्ल्ड, हेल्थ हिस्ट्री ह्यूमैनिटी।